नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ड स्टडी 3.0। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर से जो है एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक जो भी करंट अफेयर्स रहा है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स पर हम सभी चर्चा करेंगे और हमने कहा था कि जो भी हमारे लायक मतलब जो भी हमसे हो सकेगा हम आपकी परीक्षा के लिए वह सब करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की पुनः चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों की नियुक्ति कौन कौन से पदों पर हुई है। तो वही यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है कि कौन कहाँ, कौन क्या और कहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग अपनी सीरीज़ की शुरुआत करेंगे, मतलब अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला जो इसके अंतर मतलब जो तथ्य होने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सचिव एवं सलाहकार, यानी कि जो भारत सरकार हमारी है उसके जो भी सचिव हैं और जो सरकार के सलाहकार हैं, तो उन पर हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इसमें कैबिनेट सचिव, जिसको हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, वो इस समय हैं राजीव कुमार गाबा जी। ठीक, तो राजीव कुमार गाबा इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो इस समय सलाहकार हैं उनका नाम है श्री तरुण कपूर जी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो है पीके मिश्रा जी, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल जी हैं। इसके अलावा वित्त सचिव जो हैं इस समय उनका नाम यानी विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अलग नाम है। इसके अलावा फिर हैं गृह सचिव, तो इस समय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ तथ्य रहे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है फिर आगे वित्त सचिव यानी कि जिसे हम फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, वो इस समय टीवी सोमनाथन जी हैं। इसके अलावा रक्षा सचिव इस समय गिरिधर अरमाने हैं। ठीक, गिरिधर अरमाने। इसके अलावा जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जिसे हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं, वो श्री अजीत डोवाल जी। इन्हें तो लगभग इनसे सब लोग परिचित ही हैं, इनको जानते ही हैं। अब लेकिन जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये हैं विक्रम मिश्री जी। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं अनंत नागेश्वरन जी। अब जैसे मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करूं तो आपको पता है कि जब संसद का बजट सत्र चल रहा होता है तो उस दौरान बजट पेश होने से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। ठीक, तो उस आर्थिक समीक्षा को तैयार करने का काम जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय ही करता है और उसके जो चीफ होते हैं उनके नेतृत्व में यह आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। ठीक, तो इस समय जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है अनंत नागेश्वरन जी। और जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो हैं अजय कुमार सूद जी, यानी कि जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, तो कौन है? अजय कुमार सूद जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, यानी कि जो जैसे आप जानते हो गुप्तचर का मतलब है जो भी हमारे यहाँ गुप्तचर प्रणाली है, सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं उनको चलाने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। तो उन संस्थाओं में जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, उसके प्रमुख पदों पर। तो सबसे पहले है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस
कमिश्नर, तो वो हैं सुरेंद्र एन पटेल। फिर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम लोग CBI कहते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसके जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो हैं प्रवीण सिन्हा जी। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा यानी मुख्य सूचना आयुक्त। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं तपन कुमार डेका। ठीक, और इसी प्रकार जो रा के चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। इसी प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो चीफ हैं उनका नाम यानी डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है दिनकर गुप्ता। इसी प्रकार प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। और जो NCB है यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसके जो चीफ हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। तो इस प्रकार से ये तथ्य हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वो बात करेंगे जो हमारे जो तथ्य मतलब जो अभी हमने करंट अफेयर्स के पॉइंट पढ़े हैं उनके बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन उनका देखेंगे, ताकि इससे भी अगर प्रश्न आए तो आप सभी का वो प्रश्न सॉल्व हो सके आसानी से। तो इसको भी हम लोग देखते चल रहे हैं साथ में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी की, यानी जो अभी हमने पढ़ा अभी तुरंत इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो राजीव कुमार गाबा जी हैं। तो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी पद के बारे में जानते हैं। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी का पद होता है वो दोस्तों टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होता है, यानी कि भारत का जो है सर्वोच्च जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का अधिकारी होता है। ठीक, एक तो ये बात जानेंगे। इसके अलावा वो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, मतलब जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है या सिविल सेवा है उसका जो है सबसे सीनियर व्यक्ति कौन होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी कुछ अन्य पदों पर जो है पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट का सचिवालय है उसका अध्यक्ष भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका मतलब हेड एक तरह से, तो वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह से जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का पद है। अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव जो कि भारत प्रधानमंत्री के होते हैं, जैसे इस समय है PK मिश्रा जी, तो प्रधान सचिव के पद के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है ये सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है, मतलब जो है कि जो हमारी नौकरशाही व्यवस्था है, ठीक, नौकरशाही व्यवस्था में सभी आ जाते हैं, हर स्तर के जो है उसमें अधिकारी शामिल होते हैं। तो उसका जो है जो सीनियर मोस्ट मतलब ऑफिशियल होता है वो होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के। ठीक, इसके अलावा वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उसके भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला है फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव, जैसे इस समय है विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक, तो अगर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इन्हें जो है टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जैसे हमारे राजदूत भारत मतलब जो भी भारत के साथी देश हैं या जैसे भी हैं, ठीक, तो वो उन देशों में भारत ने अपने राजदूतों को नियुक्त कर रखा है। तो जो हमारे टॉप डिप्लोमेट होते हैं तो वो विदेश सचिव ही होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी कौन है होते हैं, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, विदेश सचिव होते हैं। ठीक, अब अगला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
तो इस हमने अभी जाना कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, दोस्तों जब हम लोग तथ्य पर चर्चा कर रहे थे तो हमने पुराने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चीफ को मतलब पढ़ लिया है, लेकिन ये चेंज होकर के बदल गए हैं। इनका नाम है श्रीमान संजय कोठारी जी, तो आप लोग उसको चेंज कर लेंगे संजय कोठारी जी। ठीक, अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात किया जाए तो यह भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की जो है एक संस्था है, जो कि मतलब सर्वोच्च संस्था है। और इसका कार्य क्या है कि जो भी करप्शन के मामले होते हैं, मतलब सरकार में बैठे हुए लोगों के, तो उनकी मतलब जांच करना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1964 में हुई थी, 1964 में। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। और किस अधिनियम से हुई थी? तो आरटीआई एक्ट 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब इस तरह से अगर मैं अगर कहूँ तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संस्था है, जो कि किसी अधिनियम के द्वारा मतलब उसका गठन किया गया है, ना कि किसी संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। तो इसका काम क्या है कि जो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं यानी कि केंद्र की जो भी मतलब सार्वजनिक प्राधिकारी हैं केंद्र के, उनका जो है मतलब उनकी विरुद्ध मतलब जो है एक तरह से कहा जाए तो उनकी जो भी सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक रूप से जो है उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये तथ्य रहे। अब आगे के तथ्यों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब अगर बात किया जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो अभी हमने जाना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो इस समय हेड हैं उनका नाम है तपन कुमार डेका। ठीक, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जानते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की जो है इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जो आंतरिक सुरक्षा होती है, ठीक है ना, एक तो बाह्य सुरक्षा होती है और दूसरी एक आंतरिक सुरक्षा होती है, तो उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो इससे बचने के लिए जो है जो भी इंटेलिजेंस से संबंधित मतलब जानकारी होती है उसको कलेक्ट करने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। ठीक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसके अधीन जो है कार्य करती है। और इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और पता है ये विश्व के सबसे रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में एक है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग रा की बात करें यानी जिसे हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, जिसके जो मुखिया हैं वो हैं सामंत कुमार गोयल जी। तो जो जैसे अभी मैंने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक मामलों में जो भी इंटेलिजेंस होती है वो सरकार को प्रदान करती है। और इसी प्रकार जो रा है वो विदेश में जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है इंटेलिजेंस से संबंधित, भारत के खिलाफ कोई हमला होने वाला है या किस प्रकार की दुनिया के मतलब हमारे पड़ोसी देश एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इस सब पर जो है निगरानी रखने का काम हमारी रा करती है, रा जो एजेंसी है इसका। तो अब इस प्रकार से इसका जो कार्य हो जाता है वो हो जाता है कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस है उसको इकट्ठा करना, और टेररिज्म के खिलाफ जो भी इंटेलिजेंस होती है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, इस प्रकार से ये होने वाला है, इस प्रकार से वहाँ पे अटैक होने वाला है, तो जो भी मतलब इससे संबंधित जानकारी होती है वो भी ये कलेक्ट करती है। इसके अलावा जो है ये पॉलिसी मेकर को अपनी जो है एडवाइस भी देती है। ठीक, जो हमारे मतलब पॉलिसी यानी जो तैयार करते हैं उन लोगों को एक तरह से इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक, इसके अलावा जो भी भारत सरकार अपनी विदेशों के लिए जो भी अपने इंटरेस्ट बनाती है या जो भी स्ट्रेटजी तैयार करती है उस स्ट्रेटजी पर कार्य करने के लिए या उसको भी एक तरह से ये
अपनी सलाह देती है। ठीक, और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी ये एक तरह से हिस्सा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये तथ्य रहे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको भी हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जिसे हम लोग NIA कहते हैं, ये टेररिस्ट मतलब जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एक ये टास्क फोर्स है। ठीक, और ये भी जो है एक लॉ मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत सरकार की। ठीक, और ये भी एक एक्ट से बनी है, तो इसलिए ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका जो एक्ट है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, जो कि पार्लियामेंट द्वारा 31 दिसंबर 2008 को इनेक्ट किया गया था। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए। और ये 26/11 हमले के, जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद इसे गठित की गई थी। ठीक, और फिर अगला तथ्य है डायरेक्टरेट ऑफ सॉरी मतलब जिसे हम लोग ED कहते हैं या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। तो ये भी एक तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। और ये जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस मतलब प्रदान करती, जैसे अभी हमने देखा IB है, रॉ है, ये सभी एजेंसीज जो हैं एक तरह से जो भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होती है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाती हैं। इसी प्रकार ED भी जो है, जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही होती हैं उससे संबंधित जो भी इंटेलिजेंस होता है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। ठीक, तो अब आप जानते हैं कि आर्थिक क्राइम भी होते हैं, जैसे पैसे को बिना सरकार के परमिशन के जो है विदेश ले जाना, विदेश से भारत में लाना, और इस तरह के आप देखते रहते हैं करंट अफेयर्स में भी कि जो है तमाम इस तरह के मुद्दे छाए रहते हैं। पॉलिटिक्स भी इस पर खूब होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो ये सब जो है काम ED जो है इसकी जांच करने का काम करती है। और ये अगर बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, यानी वित्त मंत्रालय भारत सरकार है, इसके राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है ये कार्य करती है। ठीक, अब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। ये उस समय ज़्यादा प्रचलन में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की जो है आत्महत्या हुई थी, मतलब उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी। तो उस समय ये ज़्यादा चर्चा में आ गया था, क्योंकि उसके बाद कई सारे ऐसे केस, ऐसे मुद्दे हुए जिसमें जो है कई सारे अभिनेता जो है ड्रग के चपेट में पकड़े गए। ठीक, तो अब ये भी जो है एक तरह से सेंट्रल लॉ मेकिंग मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि जो भी ड्रग से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो उस पर मतलब जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोकने का काम ये करती है। और ये होम मतलब गृह मंत्रालय के अधीन, जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करती है। ठीक, और ये जिस अधिनियम के तहत बनी है वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक, तो इस तरह से जो है ये सभी तथ्य हमने जान लिए हैं। अब इसके बाद जो भी आगे इसमें रह गए हैं उन पर भी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी बताएं, ताकि उनकी भी आगामी परीक्षा में मदद हो सके। और जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो सभी कार्य करने के लिए तत्पर हूँ आप लोगों के समक्ष। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ध्यान रखें अपना, और अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्त तरीके से इसको शेयर करें, इस पे जो है कमेंट भी करें, ताकि जो भी मुझसे हो सकता है मैं इसमें सुधार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।